हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में बताऊंगा फंडामेंटल की फर्स्ट यूनिट। ओके, और फर्स्ट यूनिट में हमने एक क्वेश्चन किया था मेमोरी से रिलेटिव। आज हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, उसमें क्या है, कंप्यूटर जनरेशन है। इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर जनरेशन, और इसी वीडियो में बताऊंगा आपको कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। ओके, इस जनरेशन में जो मैं बात करूंगा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड और फिफ्थ जनरेशन का मतलब क्या होता है, पीढ़ियां, और पीढ़ियां का मतलब क्या होता है, क्या है कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो कंप्यूटर 10 बाई 10 के कमरे में एक कंप्यूटर आता था। ओके, जैसे जैसे जनरेशन का टाइम आता गया ये कंप्यूटर छोटा होता गया, छोटा होता गया। ओके, और आज जो जनरेशन चल रही है फिफ्थ जनरेशन, उस जनरेशन में हम अपने हाथ पर मोबाइल लेकर चला सकते हैं, अर्थात इतने छोटे कंप्यूटर बन गए हैं कि हम अपने हाथ के द्वारा मोबाइल ले सकते हैं। राइट, अब मैं बात करता हूं कि कंप्यूटर जनरेशन में कम से कम एक जनरेशन में आपको 5 पॉइंट कम से कम लिखना ही लिखना है, और मैंने सब मेन चीजें लिखा है। ओके, और इस मेन चीजों को आपको पूरा विवरण दूंगा। तो सबसे पहले मैं कंप्यूटर जनरेशन पढ़ रहे हैं तो मैं एक कंप्यूटर बना रहा हूं, बहुत अच्छे से ध्यान समझना। मैंने एक कंप्यूटर बनाया। अब ये बताइए, हमने फर्स्ट जनरेशन में भी कंप्यूटर बनाए, सेकेंड में भी बनाए, थर्ड में बनाए, फोर्थ में बनाए। तो जब हमने कंप्यूटर बनाया तो इस बनाने का कुछ ना कुछ तो समय था, समय काल, अर्थात क्या होता है, टाइम पीरियड। फर्स्ट जनरेशन क्या, समय काल, प्रथम पीढ़ी का समय सन 1942 से 1955 तक रहा। फिर कब, सेकेंड जनरेशन में 1956 से 1964 रहा। थर्ड में क्या हुआ, 1964 से 1975, और फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ अपना फोर्थ में, 1975 से 89, और फिफ्थ में क्या है, 1989 से अब तक। ये होता है अपना टाइम पीरियड कंप्यूटर और जनरेशन का। लेकिन कुछ स्टूडेंट के मन में ये डाउट आता है कि सर 1942 से 1955 फर्स्ट जनरेशन था, लेकिन हम गूगल में कुछ चीजें सर्च करते हैं तो वहां पर 1946 से 1955 आ रहा है, किसी ने मेरे से बोला 1944 से 1955 आ रहा है। तो ये क्या डाउट है, क्या है कि ये चीज मैं क्लियर कर दूं कि आपको ये वाला सन हो सकता है आगे पीछे, लेकिन 1955 से 1954 नहीं हो सकता, ये एकदम क्लियर है। ओके, क्योंकि 1944 आप गूगल में सर्च करोगे, अलग अलग ब्लॉग में अलग अलग सन आपके बताए हुए हैं। ओके, इसके बाद मैं बात करता हूं अगला, विद्युत प्रवाह का मतलब क्या होता है। विद्युत प्रवाह में ये होता है, अब यहाँ की बात मैं करता हूं, एक कंप्यूटर में हमने पहला पॉइंट क्या डिस्कशन किया कि कोई भी कंप्यूटर होगा वो कब बनाया जाता है, किस जनरेशन में बनाया जाता है। तो पहला पॉइंट होता है समय काल। ओके, अब दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि ये कोई कंप्यूटर है, अब ये कंप्यूटर चलेगा तो इसमें क्या लगेगा, विद्युत लगेगा। क्या लगेगी, विद्युत लगेगा, अर्थात करंट लगेगा। ओके, तो जब करंट लगेगा तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है कि फर्स्ट जनरेशन में जब कंप्यूटर पर करंट भेजा जाता था तो उस समय में हमें क्या एलिमेंट यूज किए गए थे। तो फर्स्ट जनरेशन में विद्युत प्रवाह के लिए, मतलब कंप्यूटर के अंदर करंट फ्लो करने के लिए वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में किया गया था। अब यहाँ पर ट्रांजिस्टर कैसे बना, बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब का एक सर्किट बना दिया गया। ओके, जिसे क्या बोलने लगे, ट्रांजिस्टर बोलने लगे। अब जो हमारा एक वैक्यूम ट्यूब के बराबर करंट जा रहा था, अब वहां पर बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब का क्या बना दिया गया, सर्किट बना दिया गया, और उस सर्किट को बोलने लगे हम ट्रांजिस्टर। ओके, लेकिन जैसे जनरेशन आगे बढ़ी तो वहां पर क्या आ गया, आईसी आ गया। और आईसी का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे ट्रांजैक्शन का एक ग्रुप होता है ट्रांजिस्टर का, तो एक ट्रांजिस्टर का परिपथ बना दिया गया। इस परिपथ को क्या बोलने लगे, आईसी बोलने लगे। आईसी मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, ऐसे बहुत सारे आईसी को एक साथ कलेक्ट किया और उसका भी सर्किट बना दिया गया, जिससे क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर बन गया। और माइक्रो प्रोसेसर में दूसरी भाषा में VLSI कहते हैं। VLSI मतलब क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, इसके बाद
हमने बहुत सारे VLSI मिलाए, क्या मिलाए, बहुत सारे VLSI मिलाए और एक हमने फिर परिपथ बना दिया और उसको क्या बोलने लगे, ULSI। ULSI का मतलब क्या होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये चीज अपन ने डिस्कशन किया। अब बोलोगे सर कि ये ट्रांजिस्टर है, IC है, माइक्रो प्रोसेसर है, ULSI है, इनका यूज हम क्या करेंगे। क्या है कि ये ट्रांजिस्टर है, जितना स्पीड से अपने कंप्यूटर के मदरबोर्ड में करंट फ्लो होगा उतनी तेज कैलकुलेशन होगी, इसलिए हम जनरेशन बाय जनरेशन विद्युत प्रवाह के लिए अलग अलग चीजों का यूज करते गए। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, हम यदि कंप्यूटर चलाएंगे, ओके, तो इस कंप्यूटर में कौन सी भाषा, अर्थात कंप्यूटर कौन सी भाषा समझेगा, उस भाषा का नाम लिखा गया। कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा समझते थे, तो वो कंप्यूटर समझते थे मशीन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, अर्थात 0 और 1, ये चीज का ध्यान रखना। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो कौन सी लैंग्वेज समझते थे, मशीन लैंग्वेज। इसके बाद जब सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर आए तो मशीन लैंग्वेज को हटाकर हाई लेवल लैंग्वेज आ गया। अब हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ एग्जांपल है यहाँ पर, फोर्ट्रेन, कोबोल और C++, जावा, ये सारे क्या है अपने हाई लेवल लैंग्वेज। अब यहाँ पर आपको एक डाउट आता होगा कि मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में क्या अंतर है। तो जो मशीन लैंग्वेज है, क्या मशीन, और यहां से मैं बोलता हूं HLL मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज उस लैंग्वेज को बोला जाता है जो हमारे द्वारा बोली जाती है, उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, और जो कंप्यूटर समझता है उसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ओके, अब यहां से एक क्वेश्चन ये आएगा कि जब हमारे द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज बोली जाती है, कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज, तो कैसे पॉसिबल है कि हम बोल रहे हैं हाई लेवल, कंप्यूटर समझ रहा है मशीन लैंग्वेज। तो यहाँ पर एक बीच में रहता है ट्रांसलेटर, अनुवादक, और वो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसलेटर। ओके, तो सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, हाई लेवल लैंग्वेज आई, फोर्थ जनरेशन में भी आई और फिफ्थ जनरेशन में भी आई। ओके, इसके बाद मैं बात करता हूं फोर्थ पॉइंट की। अब फोर्थ पॉइंट में आपके कंप्यूटर जनरेशन में 3 पॉइंट आपको एकदम क्लियर है। पहला, हमारे कंप्यूटर कब बने उसका समय लिखना है। दूसरा, हमारे कंप्यूटर में जो करंट फ्लो करना है उसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। तीसरा, कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है। चौथा पॉइंट ये हो जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसकी कैलकुलेशन स्पीड किस में मापी जाती थी। तो उसकी कैलकुलेशन की स्पीड, जैसे हम बोलते हैं कि हम गाड़ी चला रहे हैं तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर चला सकते हैं, इसी प्रकार जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो क्या मिली सेकेंड में स्पीड मापी जाती थी। सेकेंड जनरेशन में माइक्रो सेकेंड में, इसके बाद नैनो सेकेंड आ गया और फिर नैनो सेकेंड चलता गया। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, अपना फोर्थ पॉइंट में आ गया अपना स्पीड। ये चीज का ध्यान रखना, मतलब आपके 4 पॉइंट एकदम क्लियर हो चुके हैं और आपको रटना नहीं है, मैं बार बार बोलते जा रहा हूं। जनरेशन पढ़ने के लिए आपको एक कंप्यूटर बना लेना है और इस कंप्यूटर में जो ये पॉइंट हैं इसको देखकर लिखना है। कैसे, ये कंप्यूटर है, पहली चीज क्या है, कंप्यूटर कब बनाया गया उसको बोलते हैं समय काल। इसके बाद इस कंप्यूटर को चलाने के लिए विद्युत चाहिए, तो यहाँ पर विद्युत प्रवाह किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। भाषा, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है। इसके बाद चौथा पॉइंट, हमारा कंप्यूटर कितनी स्पीड से कैलकुलेशन करता है, ये होती है स्पीड। यदि आपसे फिफ्थ पॉइंट पूछा जाता है, अब क्या पांचवा पॉइंट, तो आपको पांचवें पॉइंट बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बताना है बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बोलोगे सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं आपको एक क्लियर कर दूं, जैसे आपके शरीर में कोई भी एक्टिविटी होती है तो आपके शरीर में प्राण होते हैं प्राण।
इसी प्रकार क्या होता है, कंप्यूटर में कोई भी एक्टिविटी होती है तो कंप्यूटर में मैसेज कैसे आया कैसे गया, इसके अंदर भी प्राण होते हैं और उसी प्राण को बोलते हैं बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर के अंदर जो वर्क करता है, सारी इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेजमेंट करने का काम करता है, उसको बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, प्रथम पीढ़ी के ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या था, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड पीढ़ी के जब कंप्यूटर बने तो उस समय दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, उसको क्या बोलने लगे, फर्स्ट और सेकेंड में सेम थे। थर्ड में आता है अपना क्या, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और फोर्थ में भी रियल टाइम है, और फिफ्थ में क्या आ गया अपना टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अब जो अपने तीन प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देखी, कौन कौन से, थोड़ा सा इनको रफ करता हूं। हमने देखा बैच प्रोसेसिंग, ठीक है। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में बोलते हैं ओएस। इसके बाद हम बात करते हैं अगले ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं अपन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरे पॉइंट की बात करता हूं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में अंतर समझना बहुत ही इजी है। बैच का मतलब क्या होता है, एक समूह। ओके, रियल का मतलब क्या होता है, वास्तविक, और टाइम का मतलब क्या होता है, समय। मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो वास्तविक समय में कार्य करता है उसे रियल टाइम बोलते हैं। टाइम शेयरिंग ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपस में टाइम को शेयर करते हैं। लेकिन बात इतने में समझ में नहीं आई है, हम और चीजें क्या इसको एग्जाम्पल के थ्रू लेंगे। तो पहले मैं बात करता हूं बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, ध्यान से समझना। यदि मैं बोलता हूं एक कंप्यूटर ये है, क्या है, ये एक कोई कंप्यूटर है, ठीक है। अब एक यूजर ये है, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, ऐसे बहुत सारे यूजर हैं। इसने पहले बोला कि आपको कंप्यूटर को धन मतलब एडिशनल करना है, दूसरे यूजर ने बोला माइनस करना है, फिर तीसरे ने बोला धन करना है, फिर गुणा भाग, ठीक है। मतलब बहुत सारे यूजर हैं, यूजर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए, उन्होंने बोला कि अलग अलग टाइम में आपको अलग अलग कैलकुलेशन करना है। तो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर पहले क्या बनाता था, पहले धन वाले अलग बना लेता था, मतलब कि एक से इंस्ट्रक्शन को एक बैच बनाता था, फिर उसमें क्या करता था, वर्क करता था, उसको बोलते हैं क्या, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर टाइम फिक्स कर दिया जाता है। जैसे वॉशिंग मशीन में आप देखे होंगे, यदि 2 मिनट का टाइम दिया है, 2 मिनट के बाद वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। आपने मैच देखा होगा, 10 सेकेंड के बाद 10, 9, 8, 7, 5, 6 और लास्ट में लेट्स गो लिख जाता है, उसको बोलते हैं रियल टाइम। ओके, टाइम शेयरिंग का मतलब क्या होता है, अब देखना थोड़ा सा इसका मतलब समझना। मैंने यहां पर बोला टाइम शेयरिंग में कि एक कंप्यूटर यूजर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, यहां पर कितने यूजर हैं, 4 यूजर हैं, और चारों यूजर ने यहां पर मान लो कोई सीपीयू है और इसको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। प्रत्येक इंस्ट्रक्शन के लिए 10 सेकेंड, फॉर एग्जांपल मैंने बताया कितने, 10 सेकेंड, मान लो 8 ले लो, 8 सेकेंड इसके लिए मिला, 8 सेकेंड इसके लिए मिला, 8 सेकेंड इसके लिए मिला, और 8 सेकेंड इसके लिए मिला। मतलब प्रत्येक इंस्ट्रक्शन सीपीयू के द्वारा 8 सेकेंड में पूरी हो जाएगी, मैंने फॉर एग्जांपल दिया। ओके, लेकिन ये वाला यूजर इसको इंस्ट्रक्शन दिया और सीपीयू ने कितने में कर दिया, 2 सेकेंड में इंस्ट्रक्शन पूरी कर दिया। इसके पास कितने सेकेंड बचे, इसके पास बचे कुल 6 सेकेंड। अब ये 6 सेकेंड का क्या करेगा, 2 सेकेंड इसमें दे देगा, 2 सेकेंड इसमें दे देगा, और 2 सेकेंड इसमें दे देगा।
इसको बोलते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, बैच कोई समूह बना के प्रोसेसिंग करना, रियल टाइम वास्तविक समय में कार्य करना, टाइम शेयरिंग किसी भी टाइम को शेयर करना, उसको बोलते हैं क्या, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ये 5 पॉइंट मैंने बता दिया, जो आपको 5 पॉइंट बहुत ही इजी लगे होंगे, लेकिन छठवां पॉइंट भी आपको कंपलसरी हो गया, एग्जाम्पल। क्या, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनके नाम क्या थे। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के नाम एनिएक, एडवेक, यूनिवेक। सेकेंड जनरेशन में जो कंप्यूटर बने उन कंप्यूटर के नाम IBM 140, NCR 304। ये क्या है, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटरों के नाम है। थर्ड जनरेशन में क्या था, PDP-8, PDP-2, IBM 360। ये क्या है, कंप्यूटरों के नाम हैं थर्ड जनरेशन के। इसके बाद आता है फोर्थ जनरेशन में मैंने यहाँ पर कुछ मिटा दिए हैं, उसमें भी एग्जाम्पल लिखे हुए थे। और फिफ्थ में आता है अपना क्या, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन आदि। ओके, अब यहाँ पर कुछ चीजें मैंने एक्स्ट्रा लिखा है। फोर्थ जनरेशन में क्या लिखा है हमने कि यहाँ पर GUI का यूज हुआ, मनी ट्रांसफर हुआ, और यहाँ पर मल्टीमीडिया का यूज हो गया। मतलब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में हम मल्टीमीडिया का यूज कर सकते थे। मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है, मल्टी का मतलब होता है अनेक, और मीडिया का मतलब होता है साधन। ऐसे डिवाइस, ऐसे कंप्यूटर जो एक ही कंप्यूटर में अनेक प्रकार के साधन उपलब्ध होते हैं, उन्हें मल्टीमीडिया कहते हैं। राइट। GUI का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अर्थात ऐसे आइकन जिसको देखकर हम बता सकते हैं कि आइकन किसका है, उसको पढ़कर नहीं, उसे देखकर, तो उसको क्या बोलते हैं, GUI बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि ये आइकन किस चीज का है, तो आप फटाक से बता दोगे सर म्यूजिक का है। ओके, मैं बोलूंगा ये आइकन किस चीज का है, तो आप बता दोगे मेल बॉक्स का है। मैं बोलूंगा ये किस चीज का है, तो आप बता दोगे यूट्यूब का है। तो इसको बोलते हैं GUI। ओके, इसके बाद फिफ्थ यूनिट में कुछ पॉइंट हैं। AI, स्पीच रिकॉग्निशन। ये क्या है, AI का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कोई रोबोट की बात कर रहा हूँ कि फिफ्थ जनरेशन में रोबोट भी आ गई। ओके, स्पीच रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमको कुछ टाइप करना है लेकिन हमको टाइप करने में दिक्कत होती है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने मोबाइल में साउंड होता है, इसमें क्लिक करते हैं और बोल देते हैं, तो वो चीज लिख जाती है, उसको बोलते हैं स्पीच रिकॉग्निशन। ओके, तो इस जनरेशन में बस इतने ही पॉइंट, एक जनरेशन में 6 पॉइंट लिखना है, और आपको 5 जनरेशन आती हैं तो 30 पॉइंट हो जाते हैं। कितने, 30 पॉइंट हो जाते हैं। और यदि आपको यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन भी आता है तो 30 पॉइंट आपको आराम से 16 नंबर दे जाएगा। ओके, इसके बाद इसी वीडियो में बात करूंगा कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम। क्या कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम किसे कहते हैं तथा इसके एलिमेंट को समझाइए। ये सारी चीज मैं यहाँ पर बताऊंगा, थोड़ा सा उसको डायग्राम बना लो। जैसे कि मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कंप्यूटर की जनरेशन क्या होती है। ओके, और इसी वीडियो में मैंने इंक्लूड कर दिया कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, और ये भी पूछ लेता है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम किसे कहते हैं और इसके एलिमेंट को समझाइए। जो इसके एलिमेंट हैं वो मुख्य अपने कितने होते हैं, 5 ही होते हैं। 5 कौन कौन से, पहला हो गया अपना क्या, इनपुट यूनिट। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्लियर कर दूंगा। इनपुट यूनिट। दूसरा क्या हो जाएगा अपना, कंट्रोल यूनिट। तीसरा ALU। चौथा मेमोरी यूनिट, और देन लास्ट आउटपुट यूनिट। इनसे होता क्या है, इनपुट यूनिट से क्या होता है, मान लो कि ये अपना क्या है, CPU है। ये हमारा पूरा क्या है, CPU तो है ना। CPU के अंदर की आकृति ये कहलाती है, जिसको बोलते हैं
कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ओके, अब इसमें पहला अपना एलिमेंट ये होता है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट का मतलब क्या, जैसे हम कीबोर्ड और माउस किससे अटैच करते हैं, सीपीयू से करते हैं। तो अपना जो इनपुट यूनिट होता है, इनपुट का मतलब क्या होता है, जब किसी भी प्रकार के डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है तो उसे इनपुट डेटा कहते हैं, और जिस डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कीबोर्ड हुआ, कीबोर्ड क्या होता है अपना, हम कुछ भी टाइप करते हैं तो हमारे अंदर जो कंप्यूटर होता है उसमें सारी चीजें टाइप यहाँ पर हो जाती हैं। इनपुट का मतलब यही होगा कि जो चीज हम कंप्यूटर पर भेजते हैं उसे इनपुट कहते हैं, और जिस डिवाइस के द्वारा भेजते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ डेटा यहाँ पर आया। ओके, अब यहाँ पर जो आए तो हमारे पास तीन एलिमेंट काम करेंगे, कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी यूनिट। अब यहाँ पर जो कंट्रोल यूनिट होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका काम होता है कि कंप्यूटर में जितनी भी आउटपुट डिवाइस होती हैं, इनपुट डिवाइस होती हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, सबको कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। ओके, इसके बाद यहाँ पर डेटा आया, यहाँ पर क्या है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसका मतलब क्या है, अर्थमेटिक मतलब जो भी कैलकुलेशन होती है मैथमेटिक्स की, जैसे मैंने बोला 2 4 2 इक्वल 4 आया, ये क्या है, अर्थमेटिकल। और लॉजिक, जितने भी लॉजिक और अर्थमेटिक क्वेश्चन होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, इसको सॉल्व कौन करता है, ALU करता है। अब यदि मैं चाहता हूं तो कोई भी फाइल प्रोसेसिंग हो गई, कैलकुलेशन हो गया, उसका रिजल्ट मिल गया, यदि मेरे को स्टोर करना है तो हमारी जो मेमोरी यूनिट होती हैं, जैसे HDD हार्ड डिस्क हो गई, ओके, पेन ड्राइव हो गई, मेमोरी कार्ड हो गई, इन सभी में क्या कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं, राइट। इसके बाद यदि मैं चाहता हूं कि जो मैंने फाइल बनाया है इसको मेरे को निकालना है हार्ड कॉपी में, तो कहां से निकलेगी, आउटपुट यूनिट से। ओके, और आउटपुट का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर के डेटा को जब बाहर निकाला जाता है तो उसे आउटपुट डेटा कहते हैं, और जिस डिवाइस के द्वारा निकाला जाता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं, राइट। जैसे प्रिंटर से क्या होता है, हमारा डेटा बाहर आ जाता है। ओके, तो इस प्रकार मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो हमारा सीपीयू है, सीपीयू के अंदर तीन चीजें होती हैं, दो चीजें बाहर होती हैं। क्वेश्चन आता भी है कि कंप्यूटर के एलिमेंट को समझाइए, तो आपको क्वेश्चन यही करके आना है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी कार्ड। इसके बाद वीडियो लॉन्ग हो रही है, मैं एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा जिसमें रहेगा कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर की विशेषताएं और कंप्यूटर के गुण। तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।